शीत युद्ध के चौथे चरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के इस चौथे चरण में जहां सोवियत संघ का नेतृत्व ख्रुश्चेव के हाथ में रहा, वहीं आइजनहोवर के रहने के पश्चात जॉन एफ कैनेडी को नेतृत्व मिला अमेरिका का। चतुर्थ चरण हम आरंभ करते हैं 1959 से लेके 1962 तक का। इस अवधि के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने दोनों देशों के मध्य और दोनों गुटों के मध्य विवाद को बहुत बढ़ा दिया। परंतु इस समय अवधि या शीत युद्ध के जो चतुर्थ चरण है, उसकी विशेषता ये रही कि इन विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयत्न किया गया, या हम यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्रों को लगा कि युद्ध उनके दूसरों से ज़्यादा स्वयं उनके लिए विध्वंसक होगा, अतः उन्होंने ऐसे वैकल्पिक रास्ते अपनाने में बल दिया जिससे कि कूटनीतिक स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा सके और राष्ट्र की जो क्षमता है उसका भी प्रदर्शन हो जाए और राष्ट्र और गुट की जो सर्वोच्चता है वो भी किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी रहे। तीसरे चरण में जो कुछ हुआ, अर्थात सीटों का निर्माण, वार्सा पैक्ट का निर्माण, उसके बाद आइजनहोवर सिद्धांत जिसके अंतर्गत मध्य पूर्व में सेनाओं को रखने का अधिकार आइजनहोवर को दिया गया था कम्युनिस्ट प्रसार को रोकने के लिए, तो आपस में वैमनस्य बढ़ा हुआ था और इसी बढ़े हुए वैमनस्य और टकराव के कारण जब 1959 में जब चतुर्थ चरण शुरू होता है, तब हमें वही देखने को मिलता है। परंतु चतुर्थ चरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी जो शुरुआत हो रही है वो एक शांतिपूर्ण प्रयत्न से होती है और इसके अंतर्गत आइजनहोवर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे सोवियत संघ के ख्रुश्चेव की मुलाकात होती है और दोनों ये तय करते हैं कि जो शीत युद्ध चल रहा है और दोनों गुटों में जो टकराव के बिंदु हैं उसका हल शांतिपूर्ण तरीके और बातचीत से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ख्रुश्चेव ने 15 से 28 सितंबर 1959 को अमेरिका की यात्रा की और इस यात्रा में ख्रुश्चेव ने आइजनहोवर को भी सोवियत संघ आने का निमंत्रण दिया और इससे एक सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप आइजनहोवर और जो ख्रुश्चेव के बीच में वार्तालाप हुई थी उसको कैंप डेविड भावना, और जो कैंप डेविड भावना के नाम से जाना गया क्योंकि उसमें जो सौहार्द का वातावरण बना था, उससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह भी उभरा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मसलों को अब शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। परंतु ये जो कैंप डेविड भावना है जो ख्रुश्चेव की यात्रा से उत्पन्न हुई थी, जो सौहार्द जो उत्पन्न हुआ था वह कुछ महीनों तक ही चला, या हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊपरी स्तर पर जो वार्तालाप की जाती है उसके पीछे जो रणनीतियाँ बनती है वो अलग होती है
वार्तालाप या प्रक्रिया अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन होता है। सौहार्द को कह देने से और भावनाएं प्रकट कर देने से ही सौहार्द उत्पन्न नहीं होता, चाहे वो शीत युद्ध का काल हो या उसके पश्चात का। भारत पाकिस्तान के द्वंद्व से भी हम समझ सकते हैं, लाहौर समझौता होता है और उसके कुछ समय पश्चात ही कारगिल पे हमला किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में कूटनीति और राजनीति इसी परिदृश्य में चलती है और यही परिदृश्य हमें कैंप डेविड भावना जो 1959 में जागृत हुई थी और लोगों में एक आशा जगी थी, उसका विच्छेदन या उन्मूलन कुछ समय पश्चात हो गया जब 1960 में मई 1960 में U-2 विमान कांड हुआ। U-2 विमान अमेरिका के पास थे और जिसका उद्देश्य यह था कि वो दूसरे राष्ट्रों के अंदर जाके वहाँ से फोटोग्राफी और वीडियो के माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी एकत्रित कर सकते थे। उनकी रेंज काफ़ी ऊंचाई पे उड़ने की थी, अर्थात वो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते थे और कई तत्कालीन समय के प्रमुख जो युद्धक विमान थे उनकी रेंज से भी ऊपर उठते थे। इस कारण अमेरिका ने U-2 विमानों का उपयोग सोवियत संघ में जासूसी के लिए किया और ये प्रक्रिया मई में जब U-2 विमान कांड हुआ उससे कुछ समय पहले से ही आरंभ हो चुकी थी। पहले भी अप्रैल में भी और उससे कुछ दिन पहले भी अमेरिका ने अपने विमानों को भेजा और सोवियत संघ और उसके आसपास के क्षेत्रों की जासूसी करवाई। इस संदर्भ में पाकिस्तान में भी पेशावर के पास एक हवाई अड्डा अमेरिका ने पाकिस्तान की सहमति से प्राप्त किया और उस अड्डा एक ट्राइबल एरिया में था और जिससे उसको लोकेशन की भनक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न मिले या वो गुप्त रह सके, इस तरह का भी प्रयत्न रहा। अब अमेरिका ने पेशावर के आसपास ट्राइबल एरिया में उस जगह को क्यों चुना, तो उससे कुछ ही दूरी पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि। तो ये 1991 के बाद स्वतंत्र हुए, उससे पूर्व वो सोवियत संघ का ही पार्ट थे। तो सोवियत संघ के भीतर घुसने के लिए वो एक नज़दीकतम रास्ता अमेरिका के लिए था। तो अमेरिका ने अपने विमानों को कई बार भेजा और फाइनली ये तय हुआ कि अप्रैल के अंत में एक विमान जाएगा, परंतु मौसम सही नहीं होने के कारण उस विमान को फिर 1 मई को भेजा गया, 1 मई 1960 को। जब ये विमान 1 मई 1960 को पहुंचा तो उससे शुरुआत में काफ़ी अंदर घुसने पर रशियन विमान और रडार कैप्चर नहीं कर पाए, परंतु उसके बाद वो रडार लाइन में आ गया और उसके पश्चात उस पर मिसाइल से हमला किया गया जिससे वो विमान नीचे भी गिर गया। उसका पायलट सुरक्षित बच गया। उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया और उस मलबे को सोवियत संघ ने सुरक्षित रखा। अब इसके पश्चात अमेरिका को जैसी भनक लगी कि उसका विमान सोवियत संघ में गिर गया है या उसे गिरा दिया गया है, तो सोवियत संघ ने एक नई सोवियत संघ में गिरा गया है तो अमेरिका ने उसके लिए एक नई कहानी रची और उसका सार उसने ये बताया कि उसका एक विमान तुर्की से आगे कोई जगह पे पायलट के अनकॉन्शियस होने और उसके ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आगे चला गया सोवियत संघ की सीमा में और वहीं पे वह गिर गया है और पायलट के भी संभवतः ख़त्म होने की संभावना है। अब इस कहानी में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि नासा का एक विमान था, नासा से संबंधित था और वहाँ पे वो मौसम संबंधी और कुछ अन्य जानकारी एकत्रित करने के लिए गया था। क्रुश्चेव ने शुरुआत में इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्होंने अमेरिकी
जो कहानी उन्होंने गढ़ी थी उसका इंतज़ार किया, उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में आने दिया। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि उस विमान को गिरा दिया गया है और उस विमान से जो पायलट मिला है वो भी जीवित है, और उस पायलट को फिर 3 साल बाद संभवतः रिहा किया गया। परंतु इसमें सोवियत संघ ने अमेरिका के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, सारे सबूत पेश कर दिए, पायलट को पेश कर दिया और ये भी साबित किया कि भाई ये U-2 विमान है जो जासूसी विमान है। अब अमेरिका में आइजनहावर के लिए कठिन परिस्थिति पैदा हो गई, और इस परिस्थिति में आइजनहावर के सामने विकल्प था कि वो कह दे कि CIA की तरफ से हुआ था, मेरी अनुमति की उसमें आवश्यकता नहीं थी या नहीं ली गई थी, और अपने को बचा ले और उसके थ्रू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो वार्तालाप है और कुछ समय पश्चात जो 4 राष्ट्रों की वार्ता होने वाली थी उसको उस पर ज़्यादा प्रभाव न पड़ने दे। पर अंत काफ़ी डिस्कशन विमर्श के पश्चात आइजनहावर ने ये तय किया कि भाई मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, और उन्होंने कहा कि ऐसा विमान भेजा गया था और इस तरह की घटना हुई थी। अब इससे दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई, क्योंकि 16 मई 1960 को 4 राष्ट्रों की मीटिंग होनी थी, और जिसका उद्देश्य दोनों के मध्य परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ाना और उनके बीच में खासकर यूरोप के देशों के बीच में संयोजन बढ़ाना भी था। अब इस बैठक में अमेरिका, सोवियत संघ के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस की भागीदारी थी। इस घटनाक्रम के पश्चात 1 मई 1960 को हुआ, और उसके कुछ समय मतलब 15 दिन बाद ही बैठक होनी थी, तो एक मनमुटाव का वातावरण बना रहा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। बैठक हुई परंतु इस बैठक में कोई सार नहीं निकला, दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाने जारी रखे, जिससे कि यह बैठक सफल नहीं हो पाई, और एक पुनः जो प्रयत्न था शांति स्थापित करने का वो नहीं हो पाया। इसी प्रकार अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो जाता है 1960 में, और कैनेडी वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। कैनेडी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात एक जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो क्यूबा में होता है, और 1958 में क्यूबा में क्रांति होती है और फिदेल कास्त्रो के हाथ में सत्ता आ जाती है। फिदेल कास्त्रो साम्यवादी थे और साम्यवादी रूस के समर्थक रहे, और उन्होंने सोवियत संघ को अलाउ किया क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने के लिए। अमेरिका ने एक U-2 विमान भेजा, और वो 1962 में भेजा था, और उस अक्टूबर 1962 में संभवतः, और उसने कुछ फोटोग्राफ भी लिए थे जिसमें SS-4 मिसाइलें संभवतः जो थी उनकी तैनात होने की जानकारी कंफर्म हो गई। इसके पश्चात अब कई ऑप्शन थे कैनेडी के पास, जिसमें एक था कि वह डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक तरीके से फिदेल कास्त्रो और क्रुश्चेव से बातचीत करे। दूसरा यह था कि वह क्यूबा की घेराबंदी कर दे, और तीसरा था कि सीधा युद्ध की घोषणा कर दे या छोटे लेवल पे भी कोई युद्ध कर ले। कैनेडी ने दूसरा तरीका अपनाया घेराबंदी का, क्योंकि युद्ध का तात्पर्य परमाणु युद्ध था जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। अब युद्ध में घेराबंदी जो की गई वो क्यूबा के आसपास अमेरिकी नौसेना ने घेराबंदी कर दी। सोवियत संघ ने एक तेल का जहाज़ भी उधर भेजा ताकि अमेरिका को भड़काया जा सके या उसकी जो परीक्षा ली जा सके कि वो वास्तव में किस मूड में है। और कैनेडी ने उस तेल टैंकर जो तेल का जो जहाज़ था उसको जाने भी दिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सामग्री नहीं थी जिसमें कोई हथियार हो। अब इसके पश्चात उस मामले में काफ़ी लंबे समय तक अक्टूबर में वार्तालाप चला, कभी जो वार्तालाप और पत्राचार भी चला अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के प्रमुख क्रुश्चेव और इधर क्यूबा के फिदेल कास्त्रो के मध्य। कास्त्रो ने तो बीच में यह भी कह दिया कि अगर सोवियत संघ हमला करना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु क्रुश्चेव ने उस चीज़ से इनकार कर दिया और अंततः यह तय हुआ कि सोवियत संघ अपने क्यूबा से अपनी सेना को
या जो मिसाइलों को हटा लेगा, और वहीं टर्की में से जो मिसाइलें तैनात की गई है उसको अमेरिका हटाएगा। अमेरिका ने खुले तौर पे टर्की से हटाने की घोषणा करने से मना किया, और लंबे विवाद के पश्चात वहाँ से सेनाएं और मिसाइलें जो सोवियत संघ की तैनात थी हटा ली गई। कूटनीतिक रूप से ये जो अमेरिका की सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि बिना युद्ध के और इस वातावरण और में भी उन्होंने केवल कूटनीतिक तरीके से सफलता और मिसाइलों को हटाने में और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की। तीसरा या माफ कीजिएगा चौथा जो 1959 से 1962 तक चला, क्यूबल मिसाइल क्राइसिस तक, वह दौर विवादों को शांतिपूर्वक या कूटनीतिक तरीके से सुलझाने का एक प्रयत्न था, जिसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। इस दौर का जो सकारात्मक पक्ष यही है कि विवादों का समाधान, चाहे वो कितना ही उग्र रूप क्यों न ले चुका हो, शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।